सैनिक भाइयों नमस्कार। एक साल से ज़्यादा हो गया जंतर मंतर पर धरना चल रहे, लेकिन अभी अपना कपिल भाई क्या बता रहे हैं उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। फैमिली पेंशनर्स और जेसीओएस ओवर्स का बारे में क्या चल रहा है उसके बारे में ले लेंगे। राम राम भाइयों, मैं चंडीगढ़ से लाइव। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, लो मैं पहले चंडीगढ़ ही दिखा देता हूँ, बाद में भाई चंडीगढ़। और बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, इसलिए बाहर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कल एक हाई कोर्ट में मेरे को काम है, उसी के लिए मैं आया हूँ। तो बस खाना खाया था और मैं चलो फ़ोन को देखा। मैंने फ़ोन को देखने के बाद में बहुत ज़बरदस्त मैसेज आए भी, बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। कल एक वीडियो डाला था मैंने कि 2009 में कांग्रेस की मनमोहन प्रधानमंत्री की सरकार जवानों को 70% पेंशन देने के लिए सहमत हो गई थी। उस वीडियो के बाद में चारों तरफ तहलका मच गया। वो वीडियो सुपर डुपर हिट गया, और सुपर डुपर हिट होने के बाद में मेरे पास में 3 बड़े बड़े, ये कह सकते हो जिन्होंने 1.5 किलो पीतल पहना हुआ, उनके मेरे पास में फ़ोन आए कि कपिल भाई आप गलत चल रहे हो, आप गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हो। मैं सर ये कोई गड़ा मुर्दा नहीं है साहब, आप इतने बड़े रैंक से आए हो। मैं तो वो सच्चाई बता रहा हूँ कि 2009 में अगर हमारे जो नेवी के एडमिरल साहब और सेना के सेनाध्यक्ष इस प्रपोजल को मान लेते, तो आज सैनिकों को उनकी पेंशन में 75% के हिसाब से उनको पेंशन मिलती, और उनको कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करनी पड़ती। आप लोगों ने जो प्रपोजल दिया सरकार को कि 50% पेंशन कर दो, और पैरामिलिट्री, और इसमें पैरामिलिट्री में बीएसएफ में सीधी इनकी एंट्री कर दो, जैसे ही रिटायरमेंट हो सैनिक, और सीधे अर्धसैनिक बलों में चला जाए। माँ आपकी ना तो आपके प्रपोजल से 50% हुई, और ना ही सीधी एंट्री हुई पैरामिलिट्री में, जबकि पैरामिलिट्री और सेना की नौकरी में दिन रात का फर्क है। अगर नौकरी करनी है तो फिर सेना की तो और ज़्यादा बेहतर है, सारी सुख सुविधाएं हैं। और उसके बाद में कई स्टेटों के अंदर तो इतना कोटा है पूर्व सैनिकों का, क्यों कि जिस दिन वो पेंशन आते हैं उसी दिन वो नौकरी लग जाती है। तो इस वीडियो ने चारों तरफ से मतलब एक तरह से खामोशी छा गई, क्योंकि भाई ये बात तो सच थी। इसके बाद में जो हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, व्हाट्सएप पे देखो या यूट्यूब के कमेंट में देखो या ट्विटर के कमेंट में देखो, जो बहुत पुराने हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने दबा के मेरे को गालियां दे रखी। कपिल फौजी झूठ बोलता है, कपिल फौजी को ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। 50% पेंशन होगी थी 1973 में, ये हो गया था, वो हो गया था। अब मैं उनकी जो उन्होंने गालियां दी या किसी भी तरह से मेरे खिलाफ में बोला, मैं उनसे बुरा नहीं मान रहा बिल्कुल भी 1% भी, क्योंकि उनके पास में ज्ञान नहीं है। और मेरा काम है उन तक ये जागरूकता पहुंचानी कि नहीं, 1973 में जो 75% पेंशन होती थी, क्योंकि 76% के करीब सबसे ज्यादा जो पेंशन लेता था वो ऑनरेडी कैप्टन लेता था, और 70% के करीब लेता था सिपाही। वो पेंशन 50% नहीं हुई, वो पेंशन हुई 30%। और जो चाहे सिविल के अधिकारी थे, सिविल के कर्मचारी थे या सेना के अधिकारी थे, उनकी पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% की गई। अब 1973 में यह भी नहीं मालूम बहुत भाइयों को कि उस समय सिर्फ जवान जेसीओ रैंक के लिए डिफेंस पेंशन कमेटी होती थी, और ये अब से नहीं, ये अंग्रेजों के जमाने से चलती हुई आ रही थी। क्योंकि अंग्रेजों की सेना में सिर्फ जवान जेसीओ रैंक ही भारतीय होता था, तो उनके लिए अलग डिफेंस कमेटी थी।
और ऑफिसर इंग्लैंड के होते थे तो उनके जो पे पेंशन सेट किया जाता था वो इंग्लैंड से किया जाता था, और वो सिर्फ एक इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब अंग्रेजों का राज रहा तो उनका सूरज कभी नहीं डूबा। कहीं मान लो भारत में अंधेरा हो गया तो किसी देश में सूरज उग गया, इस तरह का था। तो 1973 में जो पेंशन की गई उसका मैं भी रिकॉर्ड बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है असलियत में क्या है। सैनिक भाइयों, मैं पिछले 15 दिन से इन चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। आपको लगता होगा कि मैं 20 मिनट बोलता हूँ, आप ये सोचो कि 15 दिन हम इन चीज़ों को खंगालते हैं, टटोलते हैं, इनकी गहराई में जाते हैं, और जब हम 15 दिन की मेहनत के बाद में 20 मिनट का एक वीडियो लेके आते हैं आप लोगों को। 15 दिन में नहीं दिखा रहे आपको, सिर्फ 20 मिनट दिखा रहे हो कि 20 मिनट में क्या था। अब आते हैं असली मुद्दे पे, क्योंकि कल के वीडियो के बाद में चारों तरफ हंगामा हो रखा कि असलियत में यही बात थी। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं। सशस्त्र बलों की पेंशन में कटौती संपादन करना। 1973 में इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली कांग्रेस आई ने एक पक्षीय प्रशासनिक आदेश के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बल कार्मिकों की पेंशन तय करने का आधार वन रैंक ऑन पेंशन को समाप्त कर दिया, जो आजादी के बाद 26 वर्षों से प्रचलन में थी। पैरा नंबर 10.12 और 6.2 इसके अलावा सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें सशस्त्र बलों के प्रतिनिधित्व को बाहर रखा गया था, क्योंकि प्रतिनिधित्व को इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि डिफेंस कमेटी को खत्म कर दिया गया था। उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ के रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 2 महीने के बाद में क्या क्या फैसले लिए गए थे। जब तक मानेकशॉ साहब रहे वो जवानों के हक में रहे और उन्होंने एक भी गलत फैसला नहीं होने दिया, और जैसे ही वो रिटायरमेंट हुए तो जवानों के ऊपर सिर्फ 2 महीने के अंदर ही ऐसे फैसले लिए। वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए, उसको भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रतिनिधियों को बाहर रखा गया था, जिसमें नौकरशाहों का वर्चस्व था। उन नागरिकों की पेंशन में वृद्धि की जो 58 साल पर सेवानिवृत्त 30 से 50% उनकी पेंशन को बढ़ाया गया। 20% की शुद्ध वृद्धि, और सैनिकों और गैर कमीशन अधिकारियों, ये सुन लेना इसमें क्या है, सैनिकों, गैर कमीशन अधिकारियों एससीओ जो जवान रैंक है, और जूनियर कमीशन अधिकारियों जो जेसीओज है कि पेंशन को मूल वेतन के 70 से 50% तक 20% तक कम कर दिया गया। इसमें पहला वाक्य क्या हो गया कि इनकी जो पेंशन थी जवान जेसीओज की वो 70 से 50% कर दी गई। यहां तक समझ में आ गई। अब अगली लाइन और सुनो। इस चेतावनी के साथ कि पूर्ण पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा 33 वर्ष होनी चाहिए। 1973 में जो कानून बनाया गया वो कानून ये बनाया गया कि 50% वही पेंशन लेगा जो 33 साल की नौकरी करता है। अब जवान हवलदार तो 33 साल की पेंशन 33 साल की नौकरी करता नहीं। आगे समझ में। अब 33 साल की नौकरी कौन करते हैं वो आपको मालूम है। अब ये भी रह गई बात कि सूबेदार को 50% पेंशन मिली, बिल्कुल मिली, क्योंकि 28 + 5 साल का वेंटेज दिया गया, इसलिए उनकी पेंशन 50% बनी 1973 में। पर जो निचले रैंक हैं उनकी पेंशन जो बनी वो 30% से 38% के बीच, क्योंकि वेंटेज मिलता था। वो वेंटेज था सिपाही को 10 साल, नायक को 8 साल, हवलदार को 5 साल और सूबेदारों को भी 5 साल। ये अगर एक मान लो सिपाही 17 साल की नौकरी और 10 27 तो 33/27, 33 साल की न्यूनतम सर्विस से ये थी तो 33/27 आ गया। सीधी सी बात है। अगर वो उन चीज़ों को इन्होंने वेंटेज में बांध दिया। मैं अगले एपिसोड में इसी में और भी आएंगे आपके पास में बात।
इस चेतावनी के साथ कि पूर्ण पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा 33 वर्ष थी, लेकिन 1973 में जब सैनिक 15 साल की सेवा के बाद 33-36 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए, फिर पढ़ूंगा इसको, लेकिन 1973 में जब सैनिक 15 साल की सेवा के बाद 33-36 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें पेंशन के रूप में वेतन का 30% से भी कम मिलता था। ये है वो सच्चाई। और ये जो 30% जो मिला, ये मिला 2016 तक। 2016 तक, अब यकीन नहीं मानोगे, 2016 तक 568 सर्कुलर वो इन्हीं पेंशनरों के लिए था। इबादों को तो ये भी ज्ञान नहीं। इस प्रकार सैनिकों की पेंशन 20% नहीं बल्कि 40% घटाकर 70 से 30% कर दी गई। सैन्य पेंशन को कम करने के अलावा सरकार ने 3 साल से कम सेवा वाले पैदल सैनिकों को अर्धकुशल अकुशल श्रमिक के बराबर करके सैनिक की स्थिति को कम कर दिया। अब ये रिटायर्ड जो कांग्रेस बीजेपी के सैनिक प्रकोष्ठ में बैठे अधिकारी ये तो कहते हैं हमारा स्टेटस नहीं है, आईपीएस आईएएस का स्टेटस ऊपर है, जबकि सच्चाई में ये है कि अगर स्टेटस कम हुआ तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के जाने के बाद में जवान जेसीयू का स्टेटस कम हुआ। एक कुशल श्रमिक के रूप में उसको बना दिया, जो हवाई जहाज को खोल के बांध देता है, जो टैंकों को खोल के जोड़ देता है, जो बड़े से बड़े अधिकारी को ट्रेनिंग देता है कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ को भी एक जवान ने ही ट्रेनिंग दी होगी, ये तो आप समझते हो। और उन को एक कुशल श्रमिक बना दिया गया। ये कितनी बड़ी बात। और आज तक हम उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। 2024 तक यहाँ ये अपना ही रोना लेके बैठे रहते हैं, कोई ये है वो है, जवानों को आगे करके अपनी रोटियां सेकनी। 1971 के विजय युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की सेवा से सेवानिवृत्त होने के 2 महीने के बाद यह निर्णय लिए गए। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो ले आऊंगा। इसके ऊपर बहुत सारे कागज पढ़ रहे हैं और जानकारियां इकट्ठी कर रहा हूं, क्योंकि अब सीखने का मौका है। अब देखो 2006 में, 2006 से पहले नहीं, 2006 में, क्योंकि 6 पे कमीशन 2008 में आया और सेनाओं में जो लागू हुआ 1 साल तक उसको रोके रखा 2 जनरलों ने, तो 2009 में वो लागू हुआ। 2006 में एक सिपाही जो रिटायरमेंट आया उसकी जो पेंशन थी 4046 रुपये थी। 2009 में एक सर्कुलर निकलता है, उनकी पेंशन थोड़ी सी अप की जाती है, 4,971 रुपये कर दी जाती है। 50% यहाँ भी नहीं की जाती उनकी। उसके बाद में 568 सर्कुलर नंबर 2016 में निकलता है, उनकी पेंशन 5125 कर दी जाती है। और 555 व OROP के सर्कुलर में उन सिपाही की पेंशन 6665 कर दी जाती है। अब बताओ, जो कल मेरे से प्रश्न कर रहे थे, नहीं 50% करी थी, नहीं भाई 30% करी थी, 30। इसके ऊपर और भी है, क्योंकि अभी जागरूकता लेनी जरूरी है। अब जो पुराने आदमी हैं जो 2006 से पहले आए हैं, आप अपना अपना पीपीओ उठाओ और चेक करो। उसके बाद में 6 पे कमीशन में सभी की 50% कर दी गई, पर पुराने वालों के लिए कोई फैसला नहीं किया गया कि 2006 से पुराने वालों के लिए क्या है। पर 2009 में कांग्रेस सरकार ने 430 निकाला, 501 निकाला, 502 निकाला, सर्कुलर निकालते रहे और चटनी लगाते रहे ये जवानों को। और उसी समय जो ऑफिसर को पे रैंक मिलता था उसको दूसरे तरीके से लेके 1800 करोड़ रुपया दिया। क्यों? ये गलतियां तो कांग्रेस सरकार ने सुधारनी थी ना। कांग्रेस सरकार तो 2014 से पहले थी, पर वो क्या किया कि कांग्रेस सरकार ये 50% जो 2006 से पहले वाले थे उनकी नहीं करके गई। ये आया जो सरकार नहीं आई बीजेपी, उसके हिस्से में उसने 568 सर्कुलर निकाला और 568 सर्कुलर में 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया। एक सैनिक को जो सिपाही रैंक भी है उसको 2,15,000 से भी ज्यादा का फायदा हो रखा है। और कोई बहुत ही पुराना है
तो 3 लाख से लेके अप गए हुए। इसमें ऑफिसरों को भी फायदा हुआ, क्योंकि देखो ऑफिसर में जो टेक्निकल वाले हैं, जो एजुकेशन वाले हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, एविएशन वाले हो गए, पायलट हो गए, जजों के हो गए, बहुत सारी चीजें, वो एक्सपीरियंस लेते ही 20 साल में वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास में करोड़ों रुपये के ऑफर होते हैं बाहर, कहीं भी वो काम कर सकते हैं, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास में दिमाग है और वो पेंशन के पीछे इतना पड़ते भी नहीं। तो वो जो 20 साल में आए उनको भी फायदा होया इस 568 सर्कुलर से। अगर आप कहो कि 2006 में जो रिटायरमेंट आया, क्योंकि 2006 में 6 पे कमीशन नहीं आया था, तो उनकी भी पेंशन 50% नहीं थी। अगर कोई जेसीओ रैंक 25 या 26 साल में आया है तो उसकी भी 50% नहीं थी। अगर 25 साल में आया है तो 33/26 सीधी सी बात होगी, क्योंकि वेंटेज तो जब मिलेगा जब वो 28 साल की पूरी सर्विस करेगा। तो जिनको नहीं मालूम है तो सीखो इन चीजों को कि असल में क्या होगा। अगर 2009 में हमारे जनरल साहब ये सरकार के प्रपोजल को मान लेते ना, आज एक सिपाही 18,000 रुपये पेंशन ले रहा है, आज के दिन वो 25,000 प्लस डीए लेके कितनी पेंशन बन जाती है यार उसकी, बताओ कितनी बनती। किसी सिक्योरिटी की गार्ड की नौकरी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इसमें कुसरवार कौन है भाई? सारे के सारे इसमें कुसरवार हैं सबसे ज्यादा जो लीग बैठी है, जो लीग बनाई पूरे देश में, जो तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, जो राज्यों में बने, और उसमें भी जो बैठे हुए प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो 97% पता कौन है? इसमें बुरा मानो भला मानो, मैंने कोई मतलब नहीं, रिटायर्ड सूबेदार और कैप्टन। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लो, सफेद कुर्ता पजामा चकाचक पहने रहेंगे, प्रधान बने रहेंगे। पर अगर उनको ज्ञान की बात कर लो तो बाबा जी का ठल्लू नहीं पता, उनको खुद की पेंशन का नहीं मालूम। तो जो कुछ होया 2009 से या 2000 पहले से, वो तो बहुत पुराने प्रधान हैं, तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? बताओ क्यों नहीं उठाई? अब जो सच्चा आदमी होगा वो तो बुरा मानना है कौन है कि कपिल भाई सही कह रहा है, कड़वा बोल रहा है, पर ये नहीं है कि किसी को मैं गाली दे रहा हूं, कड़वा बोल रहे हैं कि क्यों नहीं? 2009 में कहां थी? और 2009 में ये जो चीज समझ में आई, जब मैं तो था नहीं, मैं तो सर्विस में था भाई, पर पूरे देश में एक ही बंदा था जिसके ये बात समझ में आई कि 70% सरकार पेंशन वापस दे रही है और जवानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, जवानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी 70% पेंशन बनने के बाद में। वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे, अगर वो खेती भी करेंगे और तो छोड़ो, वो केले की रेहड़ी भी लगाएंगे तो तब भी वो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में घूमेंगे। अरे 70% पेंशन है, जो सूबेदार 31,500 ले रहा है और वही पेंशन 70% देखो कितनी होगी, और कैप्टन की कितनी होगी, बल्ले बल्ले हो जाती, लाखों से अप चले जाती। तो एक ही बंदा था पूरे देश में जो इन चीजों को समझा, वो था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल। वो एक ऐसा इंसान है, हमेशा पर्दे के पीछे रहेगा, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में ये लगा लो वो चाणक्य है। ये बहुत पुराना, बहुत कम ही सदस्य जानते हैं, वो आप हमारे चेहरे को जानते हो, पर वो चाणक्य है सबका कमेटी का। पर्दे पीछे रहेगा, ना माइक पे आए, ना मंच पे आए, ना किसी चीज पे आए। तब जब भी बोलेगा तो माइक उसके हवाले में चाहिए। पहली बात तो वो बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा तो सुनने वाले की हिम्मत चाहिए कि वो 2 घंटा बोल जाए, 3 घंटा बोल जाए, और वहां से उन चीजों को लेके आए। एक नायक रैंक था, एक सिर्फ नायक, एक जवान रैंक ने ये भी इतिहास रच दिया पूरे देश में कि अगर 28 लाख पूर्व सैनिकों को, 7.5 लाख माता बहनों को कोई जागरूक करने के लिए किसी ने पहला कदम अपने घर से बाहर निकाला तो वो नायक हरपाल था। भाई मेरे को तो गर्व है।
अपने नायक होने पे कि भाई हमारा एक ऐसा रैंक निकला जवान का जो पूरे देश में जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, या कर दिया नहीं कर दिए, 1 साल आंदोलन, इतने आंदोलन, पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति। हम बहुत बार आप सुनते होंगे, हमारे बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत ही सम्मानित है, पिता सम्मान है, सूबेदार प्रगट साहब। असलत में प्रगट साहब हरपाल के साथ में कम से कम 3 या 4 साल के बाद में जुड़े। 3 या 4 साल के बाद में जब हरपाल ने संघर्ष शुरू कर दिया था 2009 में कि 70% चाहिए, जब किसी को साथ नहीं दिया। और प्रगट साहब आने के बाद में तो बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही अच्छे इंसान, इतने बुजुर्ग व्यक्ति अगर आज हमारे आगे होके चल रहे हैं तो यह भी एक गौरव की बात है कि इतने बुजुर्ग होने के बाद में। पर एक इंसान ऐसा भी है जो जिसने ये पहली बार ये कदम निकाला, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आएंगी आप लोगों के पास में, तो किसी भाई को कोई और भी शक रह गया कि 1973 में जो जवानों की पेंशन को 75 से 50% नहीं किया गया था, 30% किया गया था। अगर इस चीज में शक है तो बताना, मैं और डॉक्यूमेंट दूंगा व्हाट्सएप में, सरकारी डॉक्यूमेंट देंगे। और 2006 से पहले वाले जितने पेंशनर हैं वो उनके पीपीओ आप चेक कर लो, सबके चेक कर लो। और 2006 के बाद में रिटायरमेंट हुए उनके चेक कर लो। और 568 सर्कुलर 2016 में आया, वो क्या कहता है, मैं उन बुद्धिजीवी, उन हमारे सीनियर ओहदेदारों को पूछना चाहता हूं जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा। बहुत अच्छे सवाल है, मैं आप लोगों को साधुवाद करता हूं, पर सिर्फ आप ये बताओ 568 सर्कुलर का मतलब क्या है जिससे सिपाही को 3 लाख से और ऑफिसर तक 8 लाख से ऊपर का फायदा होया। बताओ क्या है 568 सर्कुलर है क्या, 430 क्या है, 501 क्या है और 502 क्या। हंगामा इस वीडियो पे भी होना जो मैं लाइव ले रहा हूं चंडीगढ़ से, हंगामा होना इस पे भी। भाई देखो, आपा तो संघर्ष आदमी है, अपन तो बेरा नहीं, कौन आदमी कहाँ पे केस दर्ज करवाओगा, क्या मेरे को गद्दार बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। क्योंकि अब तो पहले नंबर पे टारगेट मैं चल रहा हूँ, कपिल फौजी पहले नंबर पे टारगेट है। कभी मैं अपनी बात करता ही नहीं, मैं हमेशा अपने समाज की बात करता हूँ, मेरे समाज को ऊपर चढ़ाने की बात करता हूँ, मेरे समाज को मान सम्मान दिलाने की बात करता हूँ, तो मेरे समाज को न्याय दिलाने की बात करता हूँ, असमानता दूर करने की बात करता हूँ। तो मेरा जो समाज है वो है सैनिक समाज, मेरा जो धर्म है वो है सैनिक समाज, मेरी जो जाति है वो है सैनिक समाज, मेरी माता बहनें मेरे लिए प्रभु हैं जिनके सुहागों ने इस देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया। तो मेरे लिए वो मेरी माता बहनें जो 7.5 लाख है, वही मंदिर है, वही भगवान है, वही धर्म शास्त्र है, वही धर्म बुक है, वही गीता है। तो बस इसलिए अपन किसी तरह डर भी नहीं लगता और किसी के प्रति हम इतनी वो भी नहीं रखते, मैल भी नहीं रखते। यहाँ सिर्फ हम अपने लिए बात कर रहे हैं, और अपने लिए बात करना बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमारे को दिया। अब कोई और बात रह गई हो तो मेरे को बताना, अगर फिर भी आप लोगों को हो, क्योंकि ये चीजें आप जब तक इन चीजों को एक दूसरे के पास में नहीं पहुंचाओगे ना, जब तक दबाव में नहीं आएंगे। और ये बहुत अलग चीजें होती है, सोशल मीडिया बहुत अलग चीज होती है। सोशल मीडिया से क्या कि जवान अब समझने लग गए, अगर आगे 8वां पे कमीशन आएगा तो उस समय ये सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं ना, इन पे बहुत अलग तरह से स्टडी की जाएगी कि अगर अब की बार गलत हो गया ना, 7th पे कमीशन में हो गया, 6th पे कमीशन में हो गया, 3rd पे कमीशन में हो गया, पर अब की बार गलत हो गया तो उसी समय जवान पकड़ लेंगे। ये नहीं कि 10 साल के बाद में बताएंगे कि उस पे कमीशन में ये गलत होया था, उसी समय पकड़ लेंगे। और ये कैसे होगा, ये जब हम एक दूसरे को कोई अच्छी जानकारी दे रहा है तो उसको एक दूसरे के पास में शेयर करें, सोशल मीडिया पे करें। मैं तो शेयर करता हूं, मैं तो जो भी मेरे को अच्छा वीडियो लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सारे व्हाट्सएप में गिरता हूं, मेरे नहीं, दूसरे भाइयों के जो मेरे को अच्छे लगते हैं। हाँ, वास्तव में इसमें ज्ञान है, तो ये ज्ञान मेरे पास में क्यों रहे, सबके पास में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उससे सीखा कुछ। और जिंदगी
सीखने सिखाने में ही रहती है। कभी कोई पूर्ण नहीं होता कि मैं गुरु हो गया ना, हमेशा शिष्य ही रहता, क्योंकि सीखना जिंदगी का दस्तूर है और सीखना चाहिए, और प्राकृतिक भी हमेशा सिखाती ही है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और फिर भी किसी बात है, कोई बात रह गई तो भाई कमेंट किया करो, कुछ भी किया करो, गाली दे के किया करो, मैं उनका जवाब दूंगा, मैं सबूतों के आधार पे, क्योंकि अब आंदोलन तो आपने पता ही है, अब बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा जिनके पीछे हैं, जो पुराने समय में हुई हैं, उन चीजों को सरल भाषा में, देसी भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे यूट्यूब कपिल फौजी से जुड़े हुए थे, लाइव देख रहे थे।